है एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है। डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम ये होता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उनको ज़मीनें देती है, उनका काम है उसको डेवलप करना और लोगों को शहर बसा के देना। तो शहर एक साथ नहीं बसते, शहर जो है वो छोटी छोटी स्कीमों में तोड़ के बसाए जाते हैं। तो जो स्कीम जैसे KDA जो है 1958 में अराउंड जो है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, उसके तहत जो है वजूद में आया। उसके बाद जो है इसका काम ये था कि ये शहर खाली पड़ा हुआ था, वीरान था, सिर्फ जो ओल्ड सिटी एरिया है वही था। तो फिर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने KDA को ज़मीनें दी, KDA ने उनके अंदर जो है स्कीम्स जो है डेवलप करी, उनके अंदर प्लॉटिंग करी और जो चीज़ें थी रोड्स, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डेवलप करके फिर 3-4 तरीके होते हैं प्लॉट्स को अलॉट करने के। उन 3-4 तरीक़ों से प्लॉट्स अलॉट करके अपने जो अलॉटीज़ थे उनको दिए। उनमें सबसे बेहतरीन तरीका ऑप्शन, नंबर 2 बैलेट, नंबर 3 CM कोटा। चीफ मिनिस्टर्स को भी ये पावर्स होते थे कि वो लोगों को दे सकते थे उस CM कोटे पे। उसके बाद कुछ ऐसा होता था कि अगर कोई प्लॉट बाज़ औक़ात बैलेट में हुआ है, CM के थ्रू भी वो नंबर अलॉट होते तो उसके लिए फिर ये होता था कि उसको हम एडजस्ट करते थे, तो उसको ऑल्टरनेट देते थे। तो ये 3-4 प्रोसेस हैं, 3-4 तरीके से प्लॉट अलॉट होते हैं। तो अब हम चलेंगे, हमारा काम ये है, हमें डायरेक्टरेट ऑफ रिकवरीज, ये एक डिपार्टमेंट है KDA का। इसका काम है जब लैंड से कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है, ट्रांसफ़र हो, म्यूटेशन हो, गिफ्ट हो, CTC हो और कोई भी ट्रांजैक्शन कोई हमारी स्कीमों के अंदर बाहर अगर कोई खरीद फरोख्त होती है या कोई भी चीज़ होती है तो वो रिकॉर्ड करना हमारा काम है KDA का। KDA के रिकॉर्ड के अंदर जो मालिकार होता है उसको चेंज करना और नया मालिक जो है उस जगह नॉमिनेट करना, ये हमारा काम है, क्योंकि हम रिकॉर्ड के कस्टोडियन हैं। रिकॉर्ड को जो है मेंटेन करना, जो पोर्टल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको इन्होंने पढ़ाई होंगी, उसके थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र होता है। प्रॉपर्टी ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होती कि एक कागज़ दिया ट्रांसफ़र होता है, इसका एक पूरा प्रोसेस है। लैंड से जब फाइल ऊपर आती है रिकवरी में, हमारा काम है उस प्लॉट की मद में ड्यूज़ लेना। पहले ये काम हम मैनुअली करते थे, लेकिन अब ये काम हम लोगों ने कंप्यूटराइज करा है। इसके लिए काफ़ी मेहनत हुई है। उसके बाद ये सिस्टम जो पहले सिर्फ हवाओं में था या सिर्फ कागज़ों की हद तक था, उसको अब हम कंप्यूटराइज कर दिया। वरना ये था कि जैसे सीनियर लोग हैं सिर्फ यही जानते थे कैलकुलेशन। अब ऐसा है कि अब जो भी डिपार्टमेंट में हमारे आता है तो उसको ज़्यादा देर नहीं लगती, ऑटोमेटिक उसको उसके ड्यूज़ पता चल जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर 5-7 लाख प्लॉट हैं KDA की स्कीमों में, उनमें कितनी कैटेगरीज के प्लॉट हैं। 60 गज से लेके 3000 गज तक के प्लॉट हैं और कमोबेश कैटेगरीज जो है तकरीबन 20 के करीब कैटेगरीज हैं, A, B, C, D, N, L, R। कमर्शियल की अलग कैटेगरीज हैं, इंडस्ट्रियल की अलग कैटेगरीज हैं, 5-5, 7-7 कैटेगरीज पर। उनके अंदर एरिया के हिसाब से, सब चीज़ों के हिसाब से ड्यूज़ बहुत मुख्तलिफ होते हैं, बहुत वेरी करते हैं। फिर मुख्तलिफ रेट्स के अंदर NUF जो है वो घटता बढ़ता रहा। NUF एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसको स्ट्रेट लगा दें। NUF जैसे जैसे ब्लॉक डेवलप होते गए उन पर उस पीरियड में लगता गया। फिर जब वो ब्लॉक पुराना हो गया या वो स्कीम पुरानी हो गई तो उसमें रेट भी बढ़ गए। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक चीज़ जो है जो आपने 1986 में ली है, अगर आप आज उसकी वैल्यू देखें तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर कोई नहीं बना रहा तो वो नॉन यूटिलाइजेशन की हमें पुराने रेट से नहीं देगा, आज के रेट से देगा। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ लैंड से जब फाइल रिकवरी डिपार्टमेंट में आती है तो क्या होता है। सबसे पहले ये एक हमारी सेंट्रल डायरी है, इसका स्क्रीन दिखा देंगे, अगर दिखा सकते हैं। खुली हुई सेंट्रल डायरी दिखाइएगा। ये एक सेंट्रल डायरी की स्क्रीन है। पहले फाइल जो है वो मैनुअली फिजिकली जब हमारे पास आती है तो सेंट्रल डायरी के अंदर एक हमारे पास क्लर्क है, उनके साथ 1-2 प्यून्स होते हैं। इनका काम ये होता है इसको जो है वो जो डाटा नीचे से आया है फाइल के अंदर उसके मुताबिक जो है सारा डाटा जो है इसमें इनपुट करते हैं और उसके बाद जो है फाइल को जो है वो कंसर्न्ड असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजते हैं। यहाँ पे भी एक असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं फॉर इनिशियल स्क्रूटनी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो क्लरिकल स्टाफ है उसको इतनी नॉलेज नहीं होती कि ये फाइल सही है या गलत है। बाद औक़ात क्योंकि इनकी स्कीमें नहीं है, ये स्पेशलाइज नहीं है, इनका काम है सिर्फ प्लॉट नंबर, डायरी नंबर ये एंट्री करके फाइल प्रोसेस कर देना। लेकिन इनिशियली अगर फाइल में कोई मोटी क्वेरी होती है तो यहाँ पे एक हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सरफराज साहब, ये भी जो है इसको लुक आफ्टर करते हैं। ये स्कीम के भी इंचार्ज हैं, लेकिन इनके पास एक एडिशनल चार्ज है कि इसको सेंट्रल डायरी के अंदर अगर कोई इनिशियल क्वेरी आती है तो यहीं से जो है ये फाइल रिवर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये फाइल चलती है और असिस्टेंट डायरेक्टर के पास जाती है। असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है
वो फाइल को इनिशियली चेक करके फिर क्लर्क को देता है। आए मैं आपको अब क्लर्क के पास लेके चलता हूँ। प्रोसेस कैलकुलेशन मतलब डिपार्टमेंट में फिजिकली भी दिखाऊंगा, लेकिन प्रोसेस जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हम लोगों ने, ताकि अगर पब्लिक यहाँ पे आती है तो उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल फाइल सेंट्रल डायरी के अंदर इनपुट हुई, सेकंड स्टेप असिस्टेंट डायरेक्टर के पास आई, उसने क्लर्क को भेजा कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज के लिए। जो डॉक्यूमेंट बन रहे हैं वो देखिए लिखे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स बने। उसके बाद सुपरटेंडेंट ने उस फाइल को चेक किया कि जो क्लर्क ने बनाई है वो सही है या गलत है। असिस्टेंट डायरेक्टर के पास आई, इस लेवल पे आके जो है हम पे स्लिप इशू कर देते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्लाइंट को देते हैं, वो पे ऑर्डर ले आए। चालान बनने से पहले एडिशनल डायरेक्टर के पास जाती है फाइल, वो उसको फाइनल जो हर 5 स्कीमों 6 स्कीमों का इंचार्ज एक एडिशनल डायरेक्टर होता है, वो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जो फाइलें होती हैं उनको फाइनल चेक करके स्क्रूटनी कमेटी में भेजते हैं। स्क्रूटनी कमेटी जो है इसको स्क्रूटनी करके ई रिसीट सेक्शन में भेज देती है। यहाँ पे चालान बनना, जमा होना, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। जो क्लाइंट होता है उसको हम चालान दे देते हैं, फाइल वापस लैंड डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। हमारा रोल रिकवरीज डिपार्टमेंट का इतना है, ठीक है। ये फॉर्म्स की तस्वीरें आप देख लें, 0 से लेके 7 फॉर्म है जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं। 0 फॉर्म जो है हमारा होता है जब लॉट अलॉट होता है। नंबर 1 फॉर्म जो है वो होता है जब कोई प्लॉट जो है ट्रांसफर होना हो। नंबर 2 फॉर्म जो है वो है रजिस्टर्ड सेल डीड। नंबर 3 फॉर्म है अगर आपको कोई गिफ्ट किया जाए या मोटेशन हो थ्रू गिफ्ट। अच्छा, नंबर 4 फॉर्म होता है इनहेरिटेंस का। नंबर 5 फॉर्म है लीज का। नंबर 6 फॉर्म है परमिशन टू मॉर्गेज, अगर किसी को मॉर्गेज कराना है अपना प्लॉट और बैंक से लोन लेना है। नंबर 7 फॉर्म है हमारा सीटीसी का, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। ये हमारा विजिटर रूम है। जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पे ऑर्डर दे के चले जाते हैं कि नेक्स्ट डे हम चालान कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि वो उन्हें वेटिंग के लिए बैठना पड़ता है, तो उनके लिए एक डेजिग्नेटेड एरिया है। और यहाँ पे जो है एक हमारा जो स्टाफ है वो भी यहाँ पे मौजूद होता है कि इनकी हेल्प के लिए, इनकी सपोर्ट के लिए। यहाँ से जो है फाइल जब सेंट्रल डायरी के थ्रू असिस्टेंट डायरेक्टर से आती है तो मैं आपको दिखा सकता ये हमारा जो है ये जो हॉल है हमारा, यहाँ पे जो है फाइल आके कैलकुलेशन होता है। ये हमारा मेन हॉल है जहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज होता है, ठीक है ना। जो भी फाइलें आती हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो अपनी स्कीम की जो है वो अपने क्लर्क को मार्क कर देते हैं। क्लर्क का काम है इन फाइल्स को चेक करना, लास्ट पेड चालान चेक करना, उस हिसाब से आगे ड्यूज निकालना। अगर क्वेरी की ज़रूरत हो तो क्लर्क को ये पावर होती है कि वो एडी की नॉलेज में लाके फाइल को रिकॉर्ड से वेरीफाई भी कर सकता है। कोई चालान मिस है तो उसको चेक कर सकता है। अगर कोई चालान किसी चीज़ पे शक है तो हमारे पास एक वेरिफिकेशन सेल है, हम उसको QR कोड के थ्रू एक नोटशीट जनरेट करके उसको हम भेज देते हैं। वहाँ से वेरीफाई होके आता है तो फिर हम अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से जब ये क्लर्क पे स्लिप बना देता है उसके बाद वो चेक करने के लिए कि आया पे स्लिप सही है या गलत है, वो आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारे 8 स्टूडेंट होते हैं। रोल दिखा ये पे स्लिप जनरेट हो गई, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट का काम है कि इसको चेक करके फिर ये असिस्टेंट डायरेक्टर को देंगे, ठीक है ना। ये पे स्लिप है, यही बन जाएगी। तो स्टूडेंट इसको चेक करेंगे, इसके जो पिछले चालान हैं उनसे ये जो चालान है इनसे मैच करेंगे कि इससे आगे के ड्यूज लिए गए। इसके टाइटल डॉक्यूमेंट्स को एक नज़र देखेंगे, अगर ज़रूरत महसूस करेंगे तो रिकॉर्ड भी जाएंगे, ऊपर रिकॉर्ड रूम है वहाँ जाते हैं, वहाँ से मैच करके जब ये ओके होता है स्टूडेंट का काम है चेकिंग करना अपने क्लर्क के काम। यही होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे लेवल होते हैं उस लेवल से जो है वो चेकिंग होती रहती है। हर इंसान अपने डोमेन का काम करता है। अब यहाँ से फाइल जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर के पास, असिस्टेंट डायरेक्टर भी यही काम करता है, लेकिन उसका ये काम है कि टाइटल को प्रॉपरली वेरीफाई करे, फिर अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजे, एडिशनल डायरेक्टर को। एडिशनल डायरेक्टर से स्क्रूटनी कमेटी और फिर आगे जो है ये हमारा चालान सेक्शन है जहाँ पे चालान प्रिपेयर होता है। इसकी मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ, कैसे काम होता है।
जगह से फाइल अप्रूव हो जाती है तो फाइनली चालान को प्रिंट करने का प्रोसेस। चालान को प्रिंट करना, यहाँ ये जो है बड़ा सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे जो है मतलब हमारा स्टाफ भी जो लिमिटेड लोग हैं वही एक्सेस कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पे जो है जो यहाँ की जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सारे चालान मैनेज करना पूरे कराची के। इससे मतलब एक स्कीम की बात नहीं है, ये एक इलाके की बात नहीं है, ये पूरे कराची के चालान जितनी पूरे कराची में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनका जो है फाइनल जो चालान बनता है, चालान बेसिकली अब ई रिसीट है। अब हम लोग पहले हम चालान इशू करते थे, लेकिन हम एक ई रिसीट इशू करते हैं। मैं आपको एक शक्ल दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक ई रिसीट है हमारी। पहले हमारे चालान हुआ करते थे, लेकिन अब हमने वो पुरानी प्रैक्टिस को जो है वो डिस्कार्ड कर दिया। अब जो नई प्रैक्टिस है हम ई रिसीट इशू करते हैं, इसमें QR कोड है, इसमें सिक्योरिटी फीचर्स हमने ऐड किए हैं, और डुप्लीकेशन से बचने के लिए और फ्रॉड और कंसीलमेंट इस तरह की जो चीज़ होती है उनसे बचने के लिए ये जो इसमें सिक्योरिटी फीचर्स हैं आप इनको वेरीफाई खुद भी कर सकते हैं, और खुद भी आप वेरीफाई कर लें अपने QR कोड स्कैनर के थ्रू। लेकिन फिर भी जो है ये चालान नंबर यहाँ पे मौजूद है, ये हमारे सेंट्रल डायरी में आके आप चेक करा सकते हैं आया ये चालान रिकवरी से बना है या नहीं बना है। तो पहले ये था कि इतने ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं थे इस डिपार्टमेंट में, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती थी इंक्वायरीज की सूरत में। कोई और क्वेरी आ गई कहीं से तो हमें जो है ढूंढना मुश्किल होता, तो हमने हर चीज़ को सेंट्रलाइज किया। अब ये एक पूरा कंप्यूटराइज डिपार्टमेंट है, यहाँ फाइल आएगी तो प्रॉपर QR कोड लगेगा, सीरियल नंबर हर चीज़ से प्रॉपर मैच होंगे, फिर जो फाइनल चीज़ निकल के सामने आएगी वो यही होगी जो मैंने आपको दिखाई ना QR कोड। अब ये फाइल जो है यहाँ से ये बैंक जाएगी, ई रिसीट जो बनी है, ई रिसीट निकलेगी, इसकी 6 कॉपीज़ हैं अलग अलग कलर में। ये जो है अब ये बैंक जाएगी पेमेंट के लिए, इसमें 3-4 लोगों ने प्रॉपर साइन किए, कंप्यूटर में इसका डाटा फीड है, 5 साल 10 साल 50 साल हम इसको रिकवर कर सकते हैं। अब देखें ये बैंक जा रहा है, तो ये पे ऑर्डर क्लाइंट ने दिया हमें, जब हमने उसको ड्यूज की पे स्लिप इशू करी वो हमारे पास पे ऑर्डर लाया, हमने अपना इंटरनल प्रोसीजर करके, ये एक हमारी प्रोडक्ट है रिकवरी डिपार्टमेंट की ई रिसीट, जो कि कंप्यूटराइज है, जिसका डाटा जो है वो प्रॉपरली सेव है, प्रॉपर बैकअप सिस्टम, प्राइवेसी पॉलिसी हर चीज़ जो हमने मेंटेन की है। अब ये जो है ये बैंक में जाती है, पहले ये प्रैक्टिस नहीं थी, तो वक्त के साथ साथ आपको पता है चीज़ें चेंज हुई। अब हर इदारा तकरीबन अब कंप्यूटराइजेशन की तरफ जा रहा है। तो लाहौर में LD है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो टोटली कंप्यूटराइज है, हमारा भी पार्शल कंप्यूटराइज हो चुका है, और लैंड की तरफ भी जो है हमारा कंप्यूटराइजेशन का प्रोसेस रवा दवा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द 6 महीने लगेंगे, वो भी कंप्यूटराइज हो जाएगा। तो जब ये यहाँ से फाइनली प्रिंट हो जाता है, उसके बाद जो है हम इस पोजीशन में होते हैं कि अब ये चालान अपने क्लाइंट को दे दें। चालान वो जो ई रिसीट है उसको रिसीव करने के लिए ज़रूरी है कि मालिक या तो खुद आए या अपना डेजिग्नेटेड कोई आदमी भेजे, क्योंकि ये एक टाइटल डॉक्यूमेंट है। बेसिक जो टाइटल डॉक्यूमेंट है वो 5 हैं, अलॉटमेंट, पोजेशन, एक्नॉलेजमेंट पोजेशन, साइट प्लान, इसके बाद लीज और ट्रांसफर। ये डॉक्यूमेंट हम ऐसे किसी को दे नहीं सकते उसको देते वक्त जो हम लाजमी उसकी अथॉरिटी चेक करते हैं लेने वाले की, या ओनर खुद आए तो बात, ठीक है ना। ये हमारा सिंपल प्रोसेस था, इस पर फिर क्वेश्चन का सेशन रखते हैं। कोई चार्जेस लगे हुए हैं, तो ये चार्जेस लेटेस्ट हैं या पुराने हैं? ये हमारे यहाँ चार्जेस लगे हुए हैं, 2020 में हमने अपना सर्विस चार्जेस जो है वो इंक्रीज किया है। ठीक है, ये हमने तमाम सर्विस चार्जेस, ये हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं ये 2020 में हमारी जो पीढ़ी की गवर्निंग बॉडी है उसने ये इंक्रीज़ किए थे हमारी रिकमेंडेशन पे। तो ये बाहर बोर्ड पे आवेदन जो है पब्लिक के लिए किए गए थे, लेकिन इन द मेन टाइम आबाद जो बिल्डर्स की एक नुमाइंदा तंजीम है वो इसके ऊपर कोर्ट में चली है, तो अभी फ़िलहाल स्टे हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से हमने 2015 के जो रेट हैं वो हम ले रहे हैं, जो पुराने रेट हैं। लेकिन अभी कोर्ट ने भी कहा है कि आबाद के साथ आप नेगोशिएशन करें, तो हमारी जो मुज़ाकरात हैं उनसे चल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जैसे ही कामयाब हो जाएंगे तो फिर जो भी रेट डिसाइड होंगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो हमारी गवर्निंग बॉडी पास करेगी। अभी फ़िलहाल हम 2015 के जो रेट हैं वो ले रहे हैं। इसको सवाल करना हो है पेश करिए अपना, अगर कोई सवाल है सर। ओल्ड सर, ये न्यू और ओल्ड रेट में कितना डिफरेंस है अभी? तकरीबन आधे का फर्क है, यानी कि यूँ समझ लें कि 2015 में अगर मोटेशन फीस हमारी 150 रुपये थी जी, 2020 में हमने उसको बढ़ा के 300 रुपये जो की। ठीक है। उसकी वजह यह है कि सिंध गवर्नमेंट हर साल हमारी तनख्वाहों में 15 से 20% का इजाफा करती है। जब ये 15 से 20% का इजाफा होता है तो हमारी तनख्वाहों और पेंशन में 4 करोड़ रुपये पर साल, हर साल का फ़र्क आ जाता है।
तो लाजिम बात हम अपने इनकम अगर इंक्रीज नहीं करेंगे, नहीं बढ़ाएंगे, तो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, मेडिकल है, पेंशन है, वो कहाँ से देंगे? ये हमारी मजबूरी है जिसकी वजह से। ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस बता दीजिए, वेरिफिकेशन का प्रोसेस बता दीजिए। कोई फाइल अगर हमें वेरिफिकेशन का देखें, कोई ऑफिशियली तो कोई वो नहीं है, लेकिन आमतौर पे होता ये है कि जो भी आदमी मकान बेचता है या खरीदार है, उसको ये चाहिए कि वो सीधर से ये कहे कि NOC फोर सेल आप KDA से लें। तो NOC फोर सेल जब आप लेंगे तो डेट मीन्स की वो वेरिफिकेशन ही होती है, और वो ऑफिशियल वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि NOC फोर सेल की बाकायदा फीस भी होती है और आपको KDA लेटर देता है। NOC फोर सेल का लेटर देने का मतलब ही ये है कि ये प्लॉट किसके नाम पे है, इसमें कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई नैब नहीं है, कोई लिटिगेशन नहीं है। तो बेहतर ये है कोई भी आदमी जब मकान परचेज करे तो वो सेलर से ये कहे कि पहले आप मुझे NOC फोर सेल KDA से करा के। NOC फोर सेल की जो इसमें फीस है रेजिडेंशियल पे तो मेरे ख्याल से 20 रुपये, 20 रुपये पूरा 2015 वाले रेट, 20 रुपये गज। अगर 120 गज का प्लॉट है, नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन होती है कराची में, आपको पता 80% जो मकान है वो 120 गज की ज़्यादा है। तो 20 रुपये का मतलब 2400 रुपये। जब आदमी 1.5 करोड़ 2 करोड़ का मकान खरीद रहा है तो 2400 रुपये कोई महंगी फीस नहीं है। सर, जो हमें ट्रांसफर फाइल कायदाबाद से मिलती है, उसके लिए जो हमारा KDA ट्रांसफर लेटर वो हमको देना बहुत जरूरी होता है, या उसके अलावा हम ट्रांसफर फाइल दे समझा सकते नहीं, हैं? कायदाबाद से कौन सी फाइल? जो ट्रांसफर फाइल होती है, जो हम ट्रांसफर कराते हैं, तो हम कायदाबाद से तो कोई KDA की जो फाइल है वो कहाँ ले? देखिए KDA का ये हमारा रजिस्ट्री मोटेशन का फॉर्म है। अभी अगर मैंने अपना घर ट्रांसफर करवाया, अपना प्लॉट ट्रांसफर देखिए करवाया, अगर प्लॉट लीज नहीं है फिर तो आप KDA में आप डायरेक्ट ट्रांसफर कराएंगे, जो 1 नंबर फॉर्म कहलाता है। अच्छा, हरे रंग का होता है, ये हरे रंग का फॉर्म। ये नीचे KDA से मेरे 600 रुपये इसकी फीस है, ग्राउंड फ्लोर से ये मिलता है। और अगर प्लॉट लीज है तो फिर लादी बात है, पहले आप रजिस्ट्रार ऑफिस से सेल डीड करवाते हैं, फिर KDA में मोटेशन के लिए दाखिल करते हैं। जी, वो रजिस्ट्रार जो हाँ, ऑफिस जब है, रजिस्ट्रार ऑफिस से सेल डीड आपको मिल जाती है तो फिर देन आप इसी तरह नीचे कैश ब्रांच से हमारा फॉर्म खरीदते हैं और KDA में हमें फाइल हाँ, ले लें। बिल्कुल। और रजिस्ट्रार ऑफिस आपको जो सेल डीड देता है दो, एक तो वो देता है जिसके ऊपर आप बाकायदा टिकट लगवाते हैं, जी, 40,000 50,000 जो भी स्टैम्प ड्यूटी, 35,000 ठीक है ना। और एक होती है 100 रुपये वाली कॉपी। जब आप मोटेशन कराने आते हैं तो 100 रुपये वाली कॉपी KDA में आप सरेंडर करते हैं, और जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो आप अपने पास रखते हैं, लेकिन उसकी फोटो कॉपी है जमा होती है। थैंक यू सर। जी सर, ये KDA की जो न्यू स्कीम कब लॉन्च होगी सर, और किस इलाके में होगी? KDA की भी फौरी तौर पर मैं कहूँ कि 1 आध महीने में कोई स्कीम लॉन्च हो जाएगी, ऐसा तो अभी फिलहाल कोई प्रपोजल है नहीं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि सुजाइन टाउन में हम कॉटेज इंडस्ट्री के प्लॉट अगले 1 साल में तवक्को है कि जो DG साहब मोहम्मद अली शाह साहब है वो उस पर काम कर रहे हैं, तो हम फिर कॉटेज इंडस्ट्री के जो प्लॉट हैं वो करेंगे। और दूसरी कोशिश हमारी पब्लिक हाउसिंग के जो मार्केटिंग के हमारे फ्लैट्स होते थे, क्योंकि KDA का आज भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है मार्केट में, तो कोशिश ये है कि अगले 1 साल में जो हमारे अपने फ्लैट्स हैं KDA के वो हम प्रोजेक्ट लाएंगे, और सुरजानी में कॉटेज इंडस्ट्री के 120 गज के जो प्लॉट है हमारी कोशिश है कि हम वो लेकर आएँ। और DG साहब ने इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई हुई जो रात दिन इसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है सर। कोई पुराना मकान है, उसके डॉक्यूमेंट जो रखे हैं किसी के पास, उसमें कोई पेपर मिसिंग है, जस्ट लाइक अलॉटमेंट ऑर्डर या उसका क्या कहते हैं लेआउट प्लान, मतलब कोई एक पेपर मिस हो गया है। KDA का लेआउट प्लान तो KDA का पेपर नहीं है। अगर KDA का कोई पेपर मिस हो गया है तो उसका तरीका ये है कि आप जो है FIR कटवाएं, और उसमें जो पेपर, जितने पेपर भी आपसे मिसप्लेस हुए हैं, गुम हुए हैं, शिफ्टिंग के दौरान, घर में कलर कराने के दौरान, या कहीं रास्ते में कहीं गिर गए हैं, तो CTC फॉर्म नंबर 7 होता है। जी सर, 7 ये फॉर्म नंबर 7 CTC जो कहलाता है। अगर आप ओनर के पेपर गुम हो गए, मिसप्लेस हो गए, चोरी हो गए, तो FIR कटवा के फॉर्म नंबर 7 आप KDA में जमा कराएं, और फिर 2500 रुपये फीस फ्री पेपर। अगर आपके 2 पेपर गुम हो गए तो 5,000 रुपये KDA आपसे लेगा। और एक सवाल हो रहा है सर, 0 to 7 तक जो फॉर्म है अगर हम नीचे से लें तो उसकी वैलिडिटी होती है फॉर्म की कोई? 60 डेज। अभी जाहिद साहब हमारे एडिशनल डायरेक्टर है, सीधे ने बताया 60 दिन की वैलिडिटी होती है, तकरीबन 2 महीने। उसमें लिखा भी होता है, इसमें लिखा भी होता है। फिर फॉर्म के अंदर जो एक चीज़ और भी मैं बताता चलूँ कि ये देखें, इसमें फॉर्म के अंदर तमाम डिटेल्स भी लिखी नहीं है। सही
कि कौन कौन से मतलब आम आदमी जो है वो भी ये फॉर्म जमा करा सकता है। इसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं कि जब आप ये फॉर्म जमा कराएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ लेंगे। ठीक है ये सारे फॉर्म शेयर किए मैं आपसे। जी बिल्कुल जी। सर ये जो आजकल मार्केट में बहुत रूमर फैली हुई है, न्यूज़ है, बहुत पेपर में आ रहा है कि खजानी अकाउंट में केडी की स्कीम है जो कब्जा हो, तो अगर जिन लोगों के प्लॉट पर कब्जा हो जाता है तो वो क्या करें? देखिए इसका भी जो रूल मौजूद है ना, अगर केडीए ने फिजिकल पोजीशन आपको दे दिया है तो केडीए जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, अगर केडीए ने साइड ऑफिस का फिजिकल पोजीशन नहीं दिया है तो केडीए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा बाकायदा एक स्टेट डिपार्टमेंट है, वहाँ आप एप्लीकेशन जमा करा के जो भी आपके प्लाट की इंक्वायरमेंट है वो केडीए आपको रिमूव करा के देगा। लेकिन 99% केसेस में होता ये है कि लोग फिजिकल पोजीशन ले चुके होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इसको आसान लफ्जों में इस तरह समझ लें कि अगर आप कोई मकान खरीदते हैं और आप उसको पैडर या उसका अमाउंट दे देते हैं और वो आपको मकान की चाबी दे देता है और उसके बाद एक हफ्ते बाद जाके आप बोले यार मेरे मकान पर कब्जा हो गया, तो जो सीलर है क्या वो जिम्मेदार है? इसलिए कि वो आपको चाबी दे चुका है, आपकी जिम्मेदारी। इसी तरह जब केडीए ने आपको डिमार्केशन कर दी, फिजिकल पोजीशन दे दिया, तो अब केडीए की जिम्मेदारी नहीं है। सही। और बाकी जो कहा था मैं इसमें बता दूं कि एक मोटिवेशन तो क्या, मतलब हमें थोड़ी सी, मतलब आप लोगों से, हमसे भी आपको शिकायत होगी, हमें भी थोड़ी सी शिकायत ये है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है स्टूडेंसी की तरह में, टॉप। अभी तो आप स्टूडेंट्स हैं तो उसकी वजह लोग हमें काफ़ी मतलब जो है ना वो शिकायतें करते हैं। मोस्ट जो कॉर्पोरेट डीलर्स हैं वो कमीशन के ऊपर काम करने के बजाय ना टॉप पे ज़्यादा, तो मेरे इसके टॉप नहीं होना चाहिए। टॉप नहीं होना चाहिए। मतलब एक आदमी अगर 1 करोड़ का मकान खरीद रहा है और आपको 1% दे रहा है तो 1% आपको इधर से मिलता है, 1% आपको सेकंड साइड से मिलता है। सही। तो मेरे ख्याल से ये इनफ है। जी सर। एथिक्स को छोड़ देना चाहिए। हाँ ठीक है, मेहनत है, भागदौड़ है, तो उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ। यानी कि आज भी मैं सोच रहा था कि मैं अपना मकान को सेल करूँगा तो मैं स्टूडेंसी के थ्रू करूँगी। ये भी एक आप लोगों की एक पॉजिटिव चीज़ को भी बताना चाहिए कि जब मैं मकान खरीदता हूँ बेचता हूँ तो स्टूडेंसी वाले को जो मैं 1-2 लाख रुपए दे रहा होता हूँ मुझे खलते नहीं है, क्योंकि एक सेफ्टी होती है। क्योंकि माशरे में इतना फ्रॉड है, इतनी चीज़ें हैं, तो दिल को एक तसल्ली रहती है कि बीच में कोई रिस्पॉन्सिबल है, कोई गारंटर है। अगर मैं कोई डायरेक्ट डील करूँगा और बाद में पेपर गलत निकल आए या पेमेंट वक्त पे ना हुई तो मैं किसको पकड़ूंगा? तो स्टूडेंसी वाला जो कमीशन लेता है वो जायज़ है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आखिर तक जो डील है उसको फाइनलाइज तक पहुँचाए। सर ये जो आपने टॉप वाली बात है, इसका आपसे कोई रिलेशन है मतलब इस डिपार्टमेंट से? हमसे मैंने कहा ना बराह रास्त रिलेशन नहीं है, ये पब्लिक, मैंने कहा ना पब्लिक की हमारे पास जो कंप्लेंट्स के लिए शिकायत है वही आती है। बाद लोग खुद कहते हैं कि आप इतना दे रहे हैं, इससे ऊपर आपका है सारा, जैसे भी होता है ना, वो तो फिर ऐसी है कि स्टेट एजेंट को रजिस्टर किया जाए या केडीए जो है लेकिन फिर मैं कहूँगा अभी तक फौरी तौर पर तो ऐसी कोई चीज़ ऐसा अगर हो जाए तो बेहतर नहीं है। बिल्कुल हो जाए। तो हम ऑप्शन वगैरह की तरफ रखेंगे, जो भी आदमी ऑप्शन में बैठेगा पहले वो बाकायदा हमें फॉर्म लेगा और उसकी फीस भरेगा, उसको फिर अनुमति दी जाएगी। लेकिन अभी तक स्टेट एजेंसी के हवाले से कोई ऑथोराइज्ड डीलर हो, बिल्कुल होना चाहिए, क्वालिफाइड हो, जो प्रॉपर जैसे सर्टिफाइड होते हैं। भाई। जैसे बिल्डरों ने अपनी एक नुमाइंदा तंजीम बनाई है, वो बाकायदा अपना एक मेंबर साजी का फॉर्म देते हैं, तो भाई स्टेट पूरी कराची में मिलकर आप लोग अपनी कोई इंस्टीट्यूशन बना लें ज्वाइंट। बिल्डरों की तो सर एक तंजीम है, हमारी कम से कम 15 से 20 तो तंजीम। वही तो कह रहा हूँ, कोई ज्वाइंट बना के आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें। सर इसीलिए तो आपसे एडवाइस मैंने एडवाइस दी। सर ये इंक्रोचमेंट के हवाले से आपकी अपने इनिशिएटिव्स हैं, कुछ सर्विलियंस है कि जो केडीए की अपनी लैंड्स है या मुख्तलिफ जो अभी इन प्रोसेस देखिए में ट्रांसफर हो जाए? बिल्कुल है, और अक्सर आप देखते हो टीवी पे अखबार में हमारी ड्राइव चलती रहती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके बाद तो और ज़्यादा, क्योंकि आपकी शायद नॉलेज में होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है पहले स्टेप में कि जितने भी हमारे केडीए के रफाई प्लॉट हैं, एमिनिटीज, हॉस्पिटल्स के, स्कूल्स के, प्ले ग्राउंड्स के, उसको हम हमने बना ली और हम उसको खाली करवा रहे हैं और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होगा, ये भी